दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज बहुत दूर बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा पड़ोस में चलते हैं, जान लेते हैं पाकिस्तान में आखिर बेचैनी क्या है और क्यों है। ये कि हम इससे पहले तज्जिया करें कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, ये रिपोर्ट ज़रा देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया पाकिस्तान को दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु शक्ति। कहा कि यह ऐसा देश है जहां परमाणु हथियार सुरक्षित तालमेल वाले हाथों में नहीं है, किसी भी वक्त गलत हाथों में पड़ने के कारण खतरा बन सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर भड़कते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा हूं और मैं जानता हूं कि हमारे परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने पाकिस्तान को नए F-16 देने और पुराने लड़ाकू विमानों की मरम्मत के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। यह बात समझ से परे है कि एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान में परमाणु हथियार असुरक्षित बता रहा है, वहीं दूसरी ओर नए हथियार पाकिस्तान को देने पर आमादा है। यह बात विचारणीय है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है। दोस्तों, जिस तरह से जो बाइडेन ने अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी लिस्ट उन्होंने जारी की है, जो नीति बनाई है, उसमें पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ख़तरनाक देश बताने की कोशिश की है और दूसरा देश उन्होंने चाइना को शामिल किया है। यहाँ बड़ा मौजू ये है कि पाकिस्तान को अभी जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान को F-16 की मरम्मत के लिए ऐड देने का ऐलान किया है, अभी नए F-16 भी देने की बात कही गई है। यानी पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा है, मदद भी दे रहा है और लगातार अपना सहयोगी बताता आया है। और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को एक ख़तरनाक देशों की लिस्ट में रखा गया है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि परमाणु असासे, परमाणु हथियार जो पाकिस्तान के हैं वो पता नहीं चल पा रहा है कि दरअसल वो किसके कंट्रोल में है और वो उनमें आपस में यानी फ़ौज में, इस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ की ISI में, सरकार में कोई कोऑर्डिनेशन है भी कि नहीं। ये ऐसा अमेरिकन इंटेलिजेंस या अमेरिकन नीति या उनकी फॉरेन पॉलिसी को जो शूट करता है वो ऐसा दुनिया में पेश करते हैं। अभी अचानक ये देखने की बात, समझने की बात क्या है? समझने की बात ये है कि 2 दिन पहले तक मिस्टर बाइडेन भारत पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे, भारत के ख़िलाफ़ इसी तरह की रिपोर्टें जारी की जा रही थी, धमकी दी जा रही थी और अचानक जो है उसी रिपोर्ट के अंदर भारत को एक अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर, रक्षा पार्टनर जो है वो बताने की कोशिश की जाती है। क्या जो पिछले 1 महीने से लगातार भारत के ऊपर अमेरिका प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि कोई बार्गेनिंग थी, कोई कुछ मनवाना चाहता था भारत के मामलात में, या पाकिस्तान को उकसाकर कुछ हद तक आगे बढ़ाकर अचानक पाकिस्तान पर कुछ और मनवाना चाहता है कि उस पर एक मानसिक दबाव बना दिया है। एक रिपोर्ट पेश करती है खतरनाक देशों की लिस्ट में, जहां उनके परमाणु, जिस पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कूदता है, पाकिस्तान का हर नागरिक, फौज, प्रधानमंत्री सभी मिलकर जो है एक ही बखान करते रहते हैं, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार। उन्हीं परमाणु हथियार को अमेरिका ने पहले भी कई बार टारगेट बनाया है और इस बार बड़े इत्मीनान के साथ जो है इसको टारगेट किया है। और ये तब किया है कि पाकिस्तान के एक मामूली से डिप्लोमेट के ज़रिए एक थ्रेट का कागज़ का टुकड़ा दिया जाता है और वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ की फ़ौज, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट मिलकर बदल देती है जो एक चुनी हुई सरकार थी। और वो नई सरकार जो अपनी मर्जी से लेके आते हैं, जिसे एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड सरकार है, वो इम्पोर्टेड होने के बावजूद भी मानसिक दबाव में किस तरीके से लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है पाकिस्तान को, आखिर उसके पीछे क्या है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को उकसाकर, दबाव में लाकर, बार्गेनिंग करके भारत के साथ कहीं उलझाना चाहता है? चीन को भी साथ में ख़तरनाक देशों की लिस्ट में रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताने की ये तमाम कोशिशें और रक्षा पार्टनर बताने की ये कोशिशें साउथ चाइना सी के अलावा चाइना के ख़िलाफ़ स्ट्रैटेजी में मुख्य पार्टनर बताने की पहले से चलती आ रही कवायदें इस बात का इशारा तो नहीं करती हैं कि कहीं
पाकिस्तान को रिजीम चेंज के ज़रिए उकसाया जाए, फिर छेड़खानी की जाए और धीरे धीरे चाइना, भारत, पाकिस्तान फिर से युद्ध में शामिल हो जाए, जो एक मकसद शायद जो नज़र आ रहा है, जो यूक्रेन में अभी जो चल रहा है। देखिए, यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका के साथ तमाम पश्चिमी देशों ने मिल के उकसाया, उसको नाटो में शामिल करने की बात की गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर सर आंखों पे रखा जेलेंस्की को। उसके बाद जब तक वो युद्ध में नहीं उतर गया, जब तक उसको इतनी बकवास करने पर मजबूर किया जेलेंस्की को कि वो लगातार बकवास करता रहा, ये उसको उकसाते रहे, पंप करते रहे, हवा भरती रही, गुब्बारा फूलता रहा और ये यहाँ तक कि वो गुब्बारा फटने के कगार पर आ गया। फिर पुतिन ने बाकायदा एक उसको जवाब दिया और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं लगातार जवाब जारी है। तो कुछ मीडिया आउटलेट आपको ये इनके देखिए, सभी ज़्यादातर मीडिया आउटलेट बल्कि 99.9% आउटलेट इन्हीं के हैं जो एक तरफा बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। अलबत्ता मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं अपनी 2-4 रिपोर्ट के ज़रिए जनता को कोई अवेयरनेस के मतलब पायदान पे ला सकता हूँ, क्योंकि कम से कम 1 या 2 लाख लोग जब एक बात को कहते हों और कई अरब लोग जब उन बातों को, बुद्धिजीवी उन लोगों को समझ के या उनकी सूचना को एक रजिस्टर स्टैंप के साथ यकीन करके मानते हों, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो सिर्फ मगर एक बात थोड़ा सा गौर करेगा, चीज़ों को मॉनिटर करिएगा। मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा मैं कारगर नहीं हो सकता लोगों को समझाने में, मगर मैं आपको ये बताता हूं कि आज ही की तमाम दुनिया की आउटलेट पर अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि यूक्रेन ने बहुत बड़ा पलटवार कर दिया है, रशिया जो है वो उल्टे पांव भाग रहा है, उसके फौजी पकड़े जा रहे हैं। ये दरअसल अच्छा नहीं लगता कि मैं कम से कम एक सभ्यता के दायरे में रहकर ही बात करूं, मगर पागल खाने से भागे हुए ये लोग हैं। ये मैं आपको एक सबूत दिखाता हूं। देखिए, आज सुबह का वाकया, सूरज निकलने के बाद मैं एक सैटेलाइट वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का, किस तरीके से सपाट ऊपर से उसकी फोटोग्राफी की जाती है, फिर अटैक किया जाता है और उड़ा दिया जाता है सक्सेसफुली। और इसी तरह जितने एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ आ रहे हैं या आएंगे, उनका हश्र देखने के लिए ये क्लिप देखना ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़े इत्मीनान के साथ इसकी फोटोग्राफी हो रही है। एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी आसानी से उड़ाया जा रहा है और नई कुछ खबरें भी आपको मिल रही होंगी। मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा, ये भी बताता चलूँ कि जो नई खबरें आपको मिल रही होंगी इनमें बहुत सारी रिपोर्टें आप देख रहे होंगे कि अब तो रशिया के मिज़ाइल कम हो गए हैं और ये ईरान के ड्रोन, वो जेलेंस्की भी कह रहा है कि जो ईरान से ड्रोन आए थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, लोगों को उकसाया गया था, युद्ध में उतारा गया था। इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में सब कुछ हुआ और सब कुछ होने के बाद वो जो नाज़ी थे, उन नाज़ियों को एक्सट्रीमिस्ट बनाया गया और दुनिया पर उनको एहसास कराया गया कि दुनिया के विजेता बन सकते हैं और नस्ल कुशी करके किसी एक कौम को ख़त्म कर सकते हैं। और चूंकि असल में जिन लोगों ने हिटलर को बनाया, जिन लोगों ने, ये आज इस पर एतराज़ है लोगों को बहुत ज़्यादा, मगर इसके एविडेंस है, कभी इस पर पूरा प्रोग्राम करूँगा और वो मैं तब अपना OTT प्लेटफॉर्म आप तक पहुँचा सकूँ तब, क्योंकि यूट्यूब ने तो मॉनिटरिंग भी बंद कर दी है और धीरे धीरे शायद ये रीच घटा देंगे, फिर हो सकता है मेरा अकाउंट भी उड़ा दें। तो खैर, दूसरों के कंधे पर रख के बहुत ज़्यादा दिन बंदूक नहीं चलाई जा सकती। तो यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जितनी उस पर जो सूचना होगी यकीनी तौर पर बवाल पैदा होगा, पर ये जो गेम किया गया था उसमें हम पहले कई बार इशारों में चर्चा कर चुके हैं। वहाँ जिनको जहाँ ले जाना चाहते थे वो लेके गए, जिसे ख़त्म करवाना चाहते थे वो ख़त्म कर दिया गया, और आज जिन्हें ओबलाइज करके यूक्रेन और जेलेंस्की का जिस तरह हीरो बनाया गया, उसी तरह उन लोगों को हीरो बना के उनको ख़त्म करवाने की साजिश थी। जो विक्टिम बनते हैं उन्हीं लोगों ने उनको ख़त्म करवाया था।
ये एक बहुत बड़ा खेल होता है। जब वार चल रही होती है किसी को समझ नहीं आता, जब वार समाप्त हो जाती है और जब एनालाइज करने लोग बैठते हैं, बुद्धिजीवी जब कहते हैं, क्योंकि ऐसी वार में जो धूमधाम धड़ाम फलाना ठिकाना और बहुत सारे स्टूडियो में बम चलते हुए आपको नज़र आते हैं, तो आपको भी साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है कि ये जो हम पटाखे देख रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं, ये ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है और आप वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यकीन मानिए ये एक अहमकाना हरकत है, बेवकूफ़ी है। ये स्टूडियो में चलाए हुए बम और ज़मीन पर हो रहे हमलों में कोई फ़र्क नहीं होता। आज आपने नहीं देखा होगा, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, एक बार फिर देखो, हमला इस तरह किया जाता है, डिस्ट्रॉय इस तरह किया जाता है। ये वीडियो दुनिया में आप कहीं नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ये झूठे ड्रामेबाज नौटंकी भांड जो है वो सच्चाई आपको दिखाना नहीं चाहते, मगर साइकोलॉजिकल हाउ टू टारगेट ऑडियंस, हाउ टू कैप्चर कॉमन माइंड, ये लोग एनालाइज करके लोगों को देते हैं। और ये जो ड्रामे आप देख रहे हैं, ये सारे ड्रामे आपके लिए रचाए जाते हैं ताकि आपको साइकोलॉजिकल बंधक बनाया जा सके और मानसिक गुलाम बनाया जा सके, ताकि इनकी फेक और झूठी सूचनाओं को आप सच समझें और जो सच बोल रहा हो उसे मजाक समझें। ये आपकी तकदीर है। तो खैर वापस आते हैं। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हथियार बेचने वाले देश होते हैं उनके पास मैन्युफैक्चर यूनिट होती है, और चलती हुई वार में, यानी कि कोई भी देश 10 दिन 9 दिन 8 दिन से ज़्यादा का असला स्टॉक नहीं रखता है, और वो एग्रीमेंट करके फैक्ट्रियाँ रखती हैं कि जब कहीं वार शुरू होगा तो उनकी सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया जाएगा। जो 10 20 50 100 देशों को सप्लाई करते हों, उन देशों के पास हथियारों की कमी हो जाए या प्रोडक्शन की कमी हो जाए। अभी तो आपने S-200 S-300 USSR टाइम की चीज़ें 300 देख रहे हैं, 400 ने तो अभी मैदान भी नहीं संभाला है अच्छे से, बहुत से वेपन जो है वो नहीं संभाले हैं। एक मिसाइल को आज पूरी तरह से जो पुतिन ने कहा है कि देखिए जो ये हमारी मिसाइल है, इस मिसाइल से हम यूरोप को 2 हिस्सों में 2 मिनट में उड़ा सकते हैं। तो ये बात आप बड़े वाज़े तौर पर है कि इतने बड़े हथियार होने के मौजूदगी होने के बाद परमाणु अटैक करने की, सुसाइड करने की, अपनी नस्लों को तबाह करवाने की यूरोपियन यूनियन सोचेगी? ऐसा मुमकिन नहीं। अमेरिका सोच सकता है, क्योंकि अमेरिका में जो पुतिन ने जिन लोगों का जिक्र किया था कि वो बैंकर्स और ये सब कब्जा करके रखते हैं, और जिसको खुद बाइडन की पार्टी से पुरानी प्रेसिडेंट की दावेदार जो छोड़कर गई है, उसने यही इल्ज़ाम लगाया है जो मैं आपको दशकों से कहते आया था। और ये ओपन पूरी दुनिया के मीडिया में कभी चर्चा का विषय इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग सोचते वो हो जो आपको ये सुझवाते हैं, आप लोग चर्चा उसकी करते हो जिसकी ये चर्चा करवाते हैं, आप लोग उन बातों की चर्चा भी नहीं कर पाते जिसको ये नहीं चाहते। यानी इतना बड़ा हुआ कि चंद लोगों के हाथ में अमेरिका की सरकार है और वो लोग दुनिया को मरवाना चाहते हैं, वो हथियार बेचना चाहते हैं, दुनिया पर इंसानी नुकसान करके अपना कब्ज़ा जमाए रखना चाहते हैं। ये एक मतलब अब उससे बड़ी लीडर आप क्या लाएंगे जो प्रेसिडेंट की पद की दावेदार हो बाइडेन की पार्टी में और वो पार्टी छोड़ के चली जाए? तो इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती कि आप लोग फिर भी इन जाहिलों को देखते रहें और इनको देखकर अपना टाइम बर्बाद करते रहें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बहुत वाज़ेह तौर पर हथियारों की कहीं पर कोई कमी है नहीं, मगर पश्चिमी जगत के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसके सामने रशिया को घुटने टेकने पड़े। ये आपने जो देखा है आस्तान के अंदर, जो कजाकिस्तान के अंदर आपने वाक़या देखा है, पुतिन बड़े एक लेविश अंदाज में आते हैं, बयान देते हैं। आज भी जिस तरीके से, मतलब कल की बात है, जिस तरीके से मीडिया ने पूछा पुतिन से कि देखिए आप बताएंगे कि G20 की मीटिंग में क्या आप जो बाइडेन के साथ बात करना चाहेंगे? तो बेसिकली बाइडेन का ये पुतिन का ये जवाब देना कि भाई मुझसे ये सवाल क्यों पूछते हो, ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए जो बाइडेन से कि वो हमसे कोई बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और बहुत अनमने ढंग से, बहुत कम इंटरेस्ट लेते हुए पुतिन ने जिस तरीके से कहा कि ये उसे बिल्कुल स्पष्ट था कि G20 या इन देशों की अब पुतिन को कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, और उन्होंने जो एक नए कोalitions बनाए हैं, जो नए गठन किए हैं, संगठन बनाए हैं, उनके ज़रिए वो अपना काम चला लेंगे। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस उस हद तक पहुंच चुका है कि आज अमेरिका के अंदर JP मॉर्गन के अपने अखबार के
एडिटर ने जो बयान दिया है वो काफ़ी हद तक जो है गौर करने लायक है, जिस पे ये कहा गया है कि जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका की वो 30% तक गिर सकती है, यानी कि एक तरह से कोलैप्स हो सकता है। क्राइसिस यहाँ तक पहुँचेंगे कि 30% अगर अमेरिका की मार्केट गिर जाती है तो आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका बनने में उसे कितनी देर लगेगी। अलबत्ता जो नकली करेंसी, नकली नोट और नकली डॉलर्स का अभी गेम जारी है दुनिया में, जो कुछ प्रसार और मदद के नाम पर जो कुछ कहा जा रहा है वो खुल के आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, मगर पुतिन को ये जंग थोड़ी और लंबी खींचनी पड़ेगी। अगर पश्चिमी जगत के नकली बहादुर और शेर वाले चेहरे को नंगा करना है तो इस वार को दूर तक लेके जाना ही पड़ेगा, और शायद ये पुतिन कर रहा है। बहुत वाज़ेह तौर पर जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत है। यहाँ एक बात मैं वापस आ जाता हूँ, फिर एक बार आखिर चलेंगे यूक्रेन भी, पाकिस्तान में आ जाता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट मरहला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान, देखिए जो अभी बाइडन ने बयान दिया है, जो रिपोर्ट जारी की है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है या सिर्फ एक बात है, ये बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर यहाँ पर उनके इदारों में, उनकी इस्टेब्लिशमेंट में, उनके फ़ौज में, उनकी राजनीतिक पार्टियों में किस तरह डिस्प्यूट है, किस तरह बिखराव है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका की मर्ज़ी से वहाँ की फ़ौज वहाँ की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकती है। उससे पहले कब्ज़ा करके मार्शल लॉ लगा कई बार चुकी है। और जब दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बनाए रखने के लिए जो किरदार अदा किया गया है वो ख़त्म होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो पाकिस्तान में चुनाव के साथ ख़त्म हो जाएगा। देखिए कहीं भी दुनिया में अमन होना चाहिए, कहीं भी शांति होनी चाहिए, पर जो डाउट है वो कहने में कोई हर्ज नहीं है। इधर इमरान खान अगर अपनी जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो शायद इसलिए उसको टालना चाहते हैं कि शायद वो ये बात समझ रहे हैं कि अमेरिका ने जो रोड मैप तैयार किया है पाकिस्तान के अंदर, और लॉन्ग मार्च लेकर अगर इमरान खान आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फ़ौज इमरजेंसी लगा के, अराजकता बता के इस देश पर कब्ज़ा कर लेगी और यहाँ पर इमरजेंसी लगाकर मार्शल लॉ भी घोषित कर देगी। शायद फिर बाजवा को जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौज इस देश पे एक बार फिर कब्ज़ा कर सकती है। यहाँ की जनता 70 सालों से फ़ौज की कैदी है। ये शायद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए इस चर्चा को कभी नहीं कर पाए कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो व्यापारी है, वो कारोबारी है। वो लोग उसकी तारीफ़ भी करते हैं, उसको बहुत प्यार करने का नाटक भी करते हैं, बहुत सारा कुछ खेल चलता है, मगर पाकिस्तान की फ़ौज पूरी तरह से एक व्यापारी है। फ़ौज में शामिल होने के बाद वो लोग, उनको बिजनेस की सूझती है, पैसों की सूझती है, और बहुत कुछ वो लोग करते हैं। और जो कर रहे हैं वो अपनी जनता को एक कैदी की हैसियत से रखते हैं। इसका सबूत ये है कि वहाँ से सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई के एक इमरान खान के ख़ास उसके हाथ को वहाँ की पुलिस फोर्स उठाती है, FIA वो उसको कहते हैं, उठाती है, और वो उठाने के बाद उसको इस कदर टॉर्चर करती है, नंगा करती है, जलील करती है, और शायद उसके वीडियो भी बनाकर ब्लैकमेल करने की मोसाद की तरह कोशिश करती होगी। जिस तरह पश्चिमी जगत में लोगों को फंसाया जाता है, हनी ट्रैप होता है या फिर बुला लिया जाता है और फिर उसकी ऐसी वीडियो बनाई जाती है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। पाकिस्तान की फ़ौज भी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इतनी ही घिनौनी है। शायद ये ट्रेनिंग मोसाद से लेके आते होंगे, इजराइल से। ये लोग जो है वही घिनौना काम करते हैं। अभी एक और जो पीटीआई का ही एक सीनेटर, वहाँ कहते हैं अपर सदन को, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा का मेंबर होता है, उसी तरह के राज्यसभा के एक सदस्य को उठाते हैं और उठाने के बाद उसे नंगा करके, शायद ये बात स्क्रीन पे कहना ठीक नहीं होगा, मगर सच बात ये है कि पुलिस और फोर्सेस तो 3rd डिग्री के नाम पर जो कुछ करती आई है वो होता है किसी के गुप्त अंगों में डंडा डाल देना। और जब डंडा डाल के और बेहुरमती करके और लोग उसको उसी की नज़रों में इतना गिरा दिया जाता है कि फिर इंसान, जिस तरह ये
पीटीआई का मेंबर कह रहा है, जो सीनेटर है उनका बाकायदा, वो ये कह रहा है कि अब मेरे इससे अच्छा तो मुझे गोली से मार दिया जाए, क्योंकि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये क्यों वो ये बात कही गई है उसे मतलब नंगा करके। ये क्या कर रही है? वहां की फौज जनता में टेरर बिठा रही है कि अगर तुम में से एक पाकिस्तानी भी बोला तो तुम सब में इसी तरह डंडे डाल दिए जाएंगे। पाकिस्तान की जनता या इमरान खान पाकिस्तान को बचा पाएगा, ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज शायद अमेरिका के और उनकी सभी के इशारों पे ये बाकायदा बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, मोसाद वसाद के। मुझे तो ये डाउट है कि खुद पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मिलके काम करती है उन लोगों से, और पाकिस्तान को 70 सालों में तरक्की की राह पे वहाँ की फ़ौज ने नहीं जाने दिया, वहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखा और ये उनको बेचते रहे। और एक बार फिर मुझे लग रहा है कि नवंबर में ही एक बार फिर पाकिस्तान को बेचने की तैयारी की जा रही है। अगर वहाँ की जनता रजब तैयब अर्दगान की तरह टैंकों के सामने नहीं आ जाती या अड़ के खड़ी नहीं हो जाती, जिस तरह, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे ज़हीन और अच्छे किस्म के लोग हैं, पाकिस्तान में तो जाहिलों की बहुत बड़ी कमी है। एक सब जानते हैं दुनिया में एक मौलाना है वहाँ पे, निहायत ही झूठा किस्म का इंसान है और उसे लोग मौलाना मानते हैं। प्योरली मतलब लोगों को और अपनी कौम को और मिल्लत को और ईमान को बेचने वाला इंसान है, मगर लोग उसे फिर भी मौलाना मानते हैं। तो ऐसी 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 भीड़ जहाँ पर हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो बाइडेन की बात से मैं भी सहमत हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, ऐसे जाहिलों से भरा पड़ा है जो सच्चाई की नहीं समझते, तरक्की का मतलब नहीं समझते, और इस तरह के मूर्ख लोगों की जो है बहकावे में आके दुनिया में टेररिस्ट और टेररिज्म, और जो जिस अमेरिका के लिए टेररिज्म इन लोगों ने किया और दुनिया की जानें ली और दुनिया में ब्लास्ट किए, वही अमेरिका इनको टोमी बनाकर इनके गले में पट्टा डाल के इनको खींचे घूम रहा है, इनका इस्तेमाल कर रहा है, आगे भी करेगा। तो कुल मिला के पाकिस्तान की स्थिति तो बहुत स्पष्ट है कि क्या होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है कब्जा कर ही लेगी, मगर मैं 99.9% इसलिए कह रहा हूँ कि मिस्टर बाजवा ने अपनी फ़ोर्स के अंदर एक मीटिंग होती है, उसमें एक मीटिंग में अपने भाषण दिए। भाषण देने के बाद उसने कहीं इस बात का इशारा नहीं दिया कि भाई मेरे 2 हफ्ते रह गए हैं, मैं रिटायरमेंट के नज़दीक आ गया हूँ और अब तुम्हारे साथ मेरा काम अच्छा रहा, सब कुछ सफ़र अच्छा रहा। एक थैंक्स पार्टी होती है जिस तरीके से, इस तरह का इशारा अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि एक पाकिस्तानी के वही डंडा डालने की शायद तैयारी है जो एक सीनेटर के डाला गया है। तो कुल मिलाकर बात स्थिति जो है पाकिस्तान की तो मुझे ये नज़र आ रही है। मगर जो ये कह रहे हैं कि रूस में डंडा अमेरिका या नाटो डाल सकता है, तो ये भूल जाएं, जेलेंस्की को डला हुआ है और बाकियों को डलना बाकी है, जो धीरे धीरे डल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि जो धुड़ुम धड़म धड़म फड़म आप देख रहे हैं, कोई दम नहीं है, बकवास है। और अमेरिका बाइडन बिल्कुल चाहेगा कि ये वार लंबी चलती रहे, चाइना भी इसमें शामिल हो, भारत पाकिस्तान इन खित्तों को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि उनके हथियार भी बिकें और मजबूरन यूरोपियन यूनियन कम से कम उसकी गुलाम हो जाए। मगर ये फेलियर होगा और भीख का कटोरा अमेरिका के खुद के हाथ में आएगा। भले ही उसने बहुत से देशों में अपने पपेट, अपने गुलाम बिठा रखे हों, मगर हालात बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है। ये बुरे दिन शुरू हैं। ये परमाणु धमकियाँ, परमाणु दिखाना, ये सब बकवास की बातें हैं। अगर मैंने बताया, एक परमाणु चला तो दुनिया खत्म समझो, फिर कोई नहीं बचेगा। अगर एक नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। और फौज और हथियारों से जो अमेरिका के पीछे बैठे हुए शैतान दुनिया को फना करने और अपना व्यापार पे कब्जा करने और बाजार पे कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे। आखिर में आपको बताता चलूं कि जो 20वीं CPC की मीटिंग थी, जिसको आपने 10 दिन तक तो भारत में ही सुना होगा कि वो चीन का शी जिनपिंग का अपहरण भी हो गया, सत्ता भी पलट हो गई, फलाना भी हो गया, और बड़े बड़े मीडिया पे एक्सपर्ट बैठ के बकवास करते रहे। कुल मिलाकर ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी मीटिंग में जो 2 लोगों को चेंज करने की संभावना है वो भी पुतिन, उसके शी जिनपिंग के ख़ास हैं, और वो काफ़ी सफल रहे हैं। उनको और पदोन्नति देके और शी जिनपिंग को और अपना थोड़ी और पावर देके मजबूत हाथ उसके किए जा रहे हैं। ये डिक्लेरेशन आपके सामने आ जाएगी। और जिस तरह ये सबूत के तौर पर देखें कि जो मीडिया किसी देश का बिना किसी दलील और सबूत के तख्ता पलटवा कर मिलिट्री क्यों करवा सकता है, ऐसे बेवकूफ़ तो
तिनके को अजगर बना सकते हैं, तो ऐसे झूठे अजगरों से बचिए यार, खुदा के वास्ते। और मुझे खुदा हाफिज़ कहने दीजिए। खुदा हाफिज़।